Hi everyone. In this lecture, we will again solve few interesting questions related to UPSC CSAT एग्जाम। और यदि आप इस टाइप के क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो बिफोर योर CSAT एग्जाम तो आपको DDA को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 10 to the power 75 माइनस 379 इज डिविजिबल बाय है। और आपको ऑप्शंस दिए हुए। तो सबसे पहली बात कि आपको समझना होगा या आपको शायद फाइंड आउट करना होगा कि ये जो 10 to the power 75 माइनस 379 है ये क्या आएगा, राइट। और इसमें जो भी डिजिट्स होंगे, राइट, ऑब्वियस है कोई नंबर होगा और जो भी डिजिट्स होंगे उस नंबर में उन डिजिट्स का सम जो है सो डिविजिबल है कौन कौन से नंबर से। ओके, बेसिकली आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 to the power 1 माइनस 379 यदि मैं आपसे पूछूंगा तो माइनस वाला कुछ वैल्यू समझ में आएगा आपको। 10 to the power 2 माइनस 379 यदि मैं आपसे पूछता हूँ उसमें भी नेगेटिव वाला नंबर आपको मिलेगा। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज 10 to the power 3 minus 1, sorry, what is 10 to the power 3 minus 379? So basically this is 1000 minus 379, so this is 621, राइट। ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 1000 माइनस 379 दैट इज इक्वल टू 621। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज 10 to the power 4 माइनस 379, तो ऑब्वियस है दिस इज इक्वल टू 10,000 माइनस 379, so you should be able to find that this is equal to 9621. Okay, now if I ask you what is 10 to the power 5 minus 379, तो ऑब्वियस है ये तो 1 लाख हो जाएगा 10 to the power 5 एंड माइनस 379 यदि आपको करना होगा इन दैट केस दिस विल बी इक्वल टू 99621। ओके, अब यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 10 to the power 6 माइनस 379, ऑब्वियस है ये 10 लाख होगा माइनस 379, तो दिस विल बी इक्वल टू 9,99,621। ओके, क्या आपको कोई पैटर्न दिख पा रहा है? अब यदि आप पैटर्न को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे एंड में सब में आपको 621 दिख रहा है, राइट। और क्या होते जा रहा है, एक एक 9 ऐड होता जा रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ दैट नंबर। लेकिन आपका अल्टीमेट एम क्या है? आपका एक एम तो है कि आप इस नंबर को यदि फाइंड आउट कर सको तो कर लो, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। तो आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए कि मैं सम ऑफ द डिजिट्स में कोई पैटर्न क्या क्रैक कर पाता हूँ, राइट। अब यदि वो आप ट्राई करोगे ट्रैक करने का तो देखो यहाँ से दो वे है। यदि मैं इसका सम आपसे पूछूं तो ये क्या है? 9 है, राइट। 6 + 2 + 1 दैट इज 9। यदि मैं इसका सम आपसे पूछूं तो दिस इज 18। यदि मैं इस नंबर के डिजिट्स का सम पूछूं दैट इज 27। यदि मैं इस नंबर के डिजिट्स का सम पूछूं तो दैट इज 36, राइट। तब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो भी आप डिफरेंस, जो भी आप नंबर फाइंड आउट करते जा रहे हो सारे के सारे 9 के मल्टीपल्स ही आपको दिख रहे हैं। ओके ओके, लेकिन अब आप मेरे को ये बताओ क्या आप इसे इस वे में लिख सकते हो 9 to the power 3 minus 18? क्या आप इसे लिख सकते हो 9 to the power, सॉरी 9 to the power 3 नहीं कर सकते थे यहाँ पर, आप यहाँ पर इसे आप लिख सकते हो 9 to the power 9 into 3, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 9 into 3 minus 18, दिस इज बेसिकली 9 into 4 minus 18, दिस इज 9 into 5 minus 18, दिस इज 9 into 6 minus 18। मीन्स आप देख सकते हो कि एक आपको पैटर्न पता चल रहा है, ये सारे नंबर्स क्या है, ये 9 into समथिंग minus 18 हो रहा है हर जगह, minus 18 सब में है, 9 सब में है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है 9 into 3, 9 into 4, 9 into 5, 9 into 6। क्या आप कुछ और कोरिलेट कर पा रहे हो? आप यदि केयरफुली ऑब्जर्व करोगे आपको पता चलेगा यहाँ पर है पावर 3, तो 9 into 3 minus 18, यहाँ पर है पावर 4, तो 9 into 4 minus 18, यहाँ पर है 9 पावर 5, तो यहाँ पर है 9 into 5, यहाँ पर है पावर 6, तो बेसिकली यहाँ पर है 9 into 6। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है 10 to the power
375 माइनस 379। अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 9 इंटू तो आएगा ही, जब आप जो भी नंबर आप फाइंड आउट करोगे उसके डिजिट्स को यदि आप ऐड करोगे, उसके डिजिट्स का यदि आप सम फाइंड आउट करोगे तो 9 इंटू तो आएगा ही, और पावर में क्या है 375। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 75 है, तो बेसिकली 9 इंटू 75 माइनस 18, यहाँ पर 75 है 375 नहीं है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 9 इंटू 75 माइनस 18। तो बेसिकली इसे आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 75 माइनस 9 इंटू 2, तो दिस इज 9 इंटू 75 माइनस 2, दैट इज 9 इंटू 73। तो बेसिकली सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर क्या है, दैट इज 9 इंटू 73। तो बेसिकली ये नंबर क्या है आपका, मतलब ये जो नंबर है इसके जब आप सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने जाते हो तो क्या आ रहा है, दैट इज 9 इंटू 73। ये है सम ऑफ द डिजिट्स। तो बेसिकली ये जो नंबर है ये ऑब्वियस है 9 से तो डिविजिबल होगा ही, 73 से भी डिविजिबल होगा। आप इसे देखो 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, यदि आप इसे 73 से डिवाइड करोगे उस केस में भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो द आंसर इज ऑप्शन डी। एक और भी तरीका था, उस तरीका से भी आप फाइंड आउट कर सकते थे, मैं वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब सोचो जब 10 टू द पावर 6 है तब 39 दिख रहा है, जब 10 टू द पावर 5 है देन आपको 29 दिख रहा है, जब 10 टू द पावर 4 है देन आपको 19 दिख रहा है। सो बेसिकली यदि मैं आपसे ये पूछूं 10 टू द पावर 75 माइनस 379, तो ये तो ऑब्वियस है कि 6 to 1 आएगा ही, 6 to 1 देखो आप वो कांस्टेंट है, तो 6 to 1 तो इसमें भी एंड में होगा ही। 9 होंगे शुरू में, कितने 9 होंगे आप लॉजिकली देखो, पावर 6 है तो 39 है, पावर 5 है तो 29 है, मीन्स जो भी पावर है उसमें आप -3 करोगे उतने 9 आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, ये आपका 75 है, 75 है, 75 में से 3 यदि आप करोगे सब्सट्रैक्ट तो 72 है। तो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर जो 99 आपको दिखेगा वो कितने टाइम्स दिखेगा, वो 72 टाइम्स दिखेगा, और यदि इन 9 को यदि आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 72 आ जाएगा, 9 इंटू 72 आ जाएगा। एंड में क्या है 6 to 1 है, तो 6 + 2 + 1 दैट इज आल्सो 9, तो 9 72 टाइम्स एंड फिर एक और 9 मीन्स अल्टीमेटली क्या है 9 इंटू 73 ये आएगा सम ऑफ द डिजिट्स। आई होप कि शायद आपको में भी ये वाला पैटर्न ऑब्जर्व करना शायद ज़्यादा आसान लगे एज कंपेयर टू दिस पैटर्न, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इस दोनों वे में सॉल्व कर सकते हो। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ 9 and 73। द सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिलॉट, और सिलॉट से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑब्वियस है कि इस चैप्टर पे आपको फोकस करना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, सम बेल्ट्स आर शूज। आप सबसे पहले जेनरी डायग्राम बनाते हो, लॉजिकली फॉलो आप वाला आपको फाइंड आउट करना है, और सी सेट में यूजुअली लॉजिकली फॉलो ही आता है, मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था। तो सम बेल्ट्स आर शूज है यहाँ पर, तो बेसिकली जेनरिक यदि आप क्रिएट करोगे तो बेल्ट एंड शूज, ठीक है, सम बेल्ट्स आर शूज। और क्या दिया हुआ है आपको, सम शूज आर सॉक्स दिया हुआ है, ओके। सो सम शूज आर सॉक्स, अगेन यदि आप जेनरी डायग्राम बनाओगे तो सम शूज आर सॉक्स। अब क्या दिया हुआ है आपको, मैनी सॉक्स आर ट्राउजर्स, तो व्हाट डज इट मीन, इसे भी आप सम सॉक्स आर ट्राउजर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो सम सॉक्स आर ट्राउजर्स, ठीक है। तो आपने जेनरी डायग्राम आपने क्रिएट कर लिया। इफ यू लुक एट कंक्लूजन 1, आपको क्या दिया हुआ है, सम बेल्ट्स आर ट्राउजर्स, तो बेसिकली दिस इज बेल्ट एंड दिस इज ट्राउजर। यदि सम बेल्ट्स आर ट्राउजर्स दिया हुआ है तो ये तो डिफिनिट वे में कहा जा रहा है कि सम बेल्ट्स आर ट्राउजर। यदि आप इसे एक्सेप्ट करोगे, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट यू आर इनडायरेक्टली सेइंग कि सम बेल्ट्स आर ट्राउजर्स इन ऑल ऑफ द पॉसिबल केसेज, इन 100% ऑफ द केसेज, तभी तो इसे आप करेक्ट मानोगे, तभी, राइट। लेकिन ऐसा तो नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि बेल्ट और ट्राउजर्स में आपके पास तो क्लियर एग्जाम्पल है। If you look at this January diagram, there is not any kind of overlapping between belts and trousers. तो आप इसे कैसे करेक्ट मान सकते हो, यदि पॉसिबिलिटी में हो सकता था, पॉसिबिलिटी में हो सकता था कि ट्राउजर्स और बेल्ट्स का ओवरलैपिंग हो सकता था, यदि ये होता सम बेल्ट्स कैन बी ट्राउजर्स, उसे आपको मानना पड़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पर तो ये डिफिनिट वे में दिया हुआ है, जबकि आपके पास एग्जाम्पल है नहीं, ये ट्रू नहीं है इन 100% ऑफ द केसेज। सो व्हाट डज इट मीन, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। इफ यू लुक एट कंक्लूजन 2,
नोट ए सिंगल बेल्ट इज ट्राउजर। कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन बेल्ट एंड ट्राउजर। ठीक है, आपको इस जेनरिक डायग्राम को देखने से शायद यही लग रहा होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता था कि ट्राउजर का बेल्ट के साथ थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाता। ऐसा भी फिजिबल तो था, पॉसिबिलिटी में फिजिबल तो था। यदि पॉसिबिलिटी में भी फिजिबल था तो आप इसे कैसे करेक्ट मान सकते हो? इसे यदि आप करेक्ट मान रहे हो मीन्स यू आर सेइंग दैट इन 100% ऑफ द केसेस कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, बट दैट इज नॉट द केस। सो व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर कंक्लूजन 2 भी इनकरेक्ट हो चुका है। कई बार हम लोग एग्जाम के रस में नीदर 1 नॉट 2 फॉलो मार्क कर देते हैं, बट आप देखो यहाँ पर ये आपके दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है। आपका बेल्ट्स और ट्राउजर्स का कोई डिफिनेट रिलेशनशिप तो नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बेल्ट ट्राउजर हो सकते हैं, राइट? या तो बेल्ट्स और ट्राउजर्स के बीच में कुछ ओवरलैपिंग फिजिबल है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं फिजिबल है। तो दोनों केसेस फिजिबल है, राइट? दो अलग अलग टाइप के यहाँ पर डायग्राम को आप सोच सकते हो। तो बेसिकली इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है, इधर और आपको मार्क करना होता है। ऐसा आई होप कि आपने पहले यदि सिलॉट पढ़ा होगा, ऐसा कहा जाता है कि सम और नो वाला यदि कॉम्बिनेशन होता है, दोनों एलिमेंट यदि सेम होता है, इन दैट केस आपको जो है सो इधर और सब मार्क करना होता है। सर एक बार क्वेश्चन 1 की शॉर्ट ट्रिक फिर से बताइए प्लीज। ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं ये कह रहा था कि यदि आप 10 टू द पावर 3 सोचोगे, क्यों मैं कह रहा था 10 टू द पावर 3 सोचने के लिए? उसका सिंपल रीजन क्या था आपका कि 10 टू द पावर 1 माइनस 379 को हम सोचने के लिए तो निगेटिव में सोचोगे आप नंबर को, लेकिन 10 टू द पावर 2 में भी सेम होगा, लेकिन 10 टू द पावर 3 में नहीं होगा। उसमें इजीली यू कैन राइट 621, क्योंकि ये 1000 हो जाएगा। 10 टू द पावर 4 माइनस 379 करोगे, ये 9621 हो जाएगा। 10 टू द पावर 5 माइनस 379 करोगे, ये 99621 हो जाएगा। फिर आप 10 टू द पावर 6 माइनस 379 करोगे तो 999621 हो जाएगा। यू कैन ऑब्जर्व कि 6 to 1 सब में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर 9 ऐड होते जा रहा है। लेकिन 9 जो ऐड होते जा रहा है उसमें एक पैटर्न है। अब देखो एक एक करके एक्स्ट्रा 9 ऐड होते जा रहा है। जब पावर 6 है तब देयर आर 3 9, जब पावर 5 है देयर आर 2 9, जब पावर 4 है देयर इज 1 9। तो व्हाट डज इट मीन कि पावर में से यदि आप 3 सब्सट्रैक्ट कर दोगे उतने ही 9 आपको दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 75 माइनस 379 है, तो 9 तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कितनी बार मिलेगा? 72 टाइम्स मिलेगा, और एंड में क्या आ जाएगा? 6 to 1 आ जाएगा। आपको इसी सम इन्हीं डिजिट्स का तो आपको सम फाइंड आउट करना है। 72 टाइम्स 9 है, तो बेसिकली इसका सम क्या हो जाएगा? 72 इंटू 9, एंड 6 to 1 का भी सम क्या होगा? 9 होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप लिख सकते हो that this number is equal to 9 into 73. So obvious है this number is divisible by 9 and 73. So इस केस में आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीदर 1 नॉर 2 नहीं होगा, आंसर होगा ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। वो है आपका करेक्ट आंसर। सम और नो का केस है, दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता, या तो 1 ट्रू होगा या तो 2 ट्रू होगा। तो द आंसर इज ऑप्शन ई। यदि आपका सिलॉट में कोई कॉन्सेप्चुअल रैप हो और आपके पास यदि टाइम हो, देन यू कैन प्लान टू वॉच माय लेक्चर ऑन सिलॉट, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं जो आपके यूपीएससी सीसेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 3। यूजुअली यूपीएससी सीसेट में एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान होता है। यू कैन फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस एट द बिगिनिंग। सो लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ आपको कि मनीष और उसकी जो डॉटर है उसका एज का क्या रेशियो है? एज का रेशियो आपको दिया हुआ है 7:3, और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 27:13। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ देयर एज आफ्टर 12 years? सो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सीसेट में कोई टाइम वाला रस नहीं होता है उन एग्जाम्स में, राइट? तो बेसिकली यदि आप मनीष और उसके डॉटर का एज का रेशियो दिया हुआ है 7:3, राइट? मनीष की डॉटर, ओके। तो आप क्या अज्यूम कर सकते हो? मनीष का एज होगा 7x और उसकी डॉटर का एज होगा 3x, 7x एंड 3x। आफ्टर 5 years मनीष का एज क्या हो जाएगा? 7x + 5। आफ्टर 5 years उसके डॉटर का एज क्या हो जाएगा? 3x + 5। ये रेशियो किसके इक्वल है? ये रेशियो है 27 और 13 के इक्वल, राइट?
सो बेसिकली इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट, आप इसे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, राइट। आई होप कि आप बेसिक कैलकुलेशन में अच्छे हो गए। तो 7x इंटू 13 क्या होता है, 91x होता है। 5 इंटू 13 क्या होता है, 65 होता है। देन 27 इंटू 3 क्या होता है, 81 होता है। 5 इंटू 27 क्या होता है, 135 होता है, राइट। सो बेसिकली 91x माइनस 81x that is equal to 135 minus 65 that is equal to 70. So basically 10x equal to 70. So what is the value of x? The value of x is 7. तो यहाँ से आपको value of x मिल चुका है 7. एक बार आपको यदि value of x मिल चुका है 7, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो what is the age of मनीष, what is the age of his daughter, right? लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको उनके एज का एवरेज बताना है आफ्टर 12 ईयर्स। लेकिन 12 ईयर्स में तो मनीष और उसकी डॉटर का भी एज बढ़ जाएगा। यदि मैं प्रेजेंट एज पूछूं, यदि आपके पास एक्स का वैल्यू है, राइट, इनका एवरेज एज आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दोनों के एज को आप ऐड कर दोगे, उसे आप डिवाइड कर दोगे 2 से, दैट विल बी योर आंसर। तो 12 ईयर्स लेटर मनीष का एज क्या हो जाएगा, +12। डॉटर का एज में और कितना इंक्रीमेंट होगा, +12। तो इन्हीं एज का तो आपको सम करके 2 से डिवाइड करना है, दैट विल बी द एवरेज। तो बेसिकली क्या होगा, 7x + 12 + 3x + 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 7x और 3x क्या है, 10x, 10x + 24/2। x का वैल्यू क्या है आपका, x का वैल्यू है आपका 7। तो 10 इंटू 7 इज 70, 70 + 24/2, so basically 94/2। so the answer is 47 years। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। आप एक काम और भी कर सकते थे, आप x का वैल्यू आप 10 रख सकते थे, राइट। फिर उससे आपका 70 30 आ जाता, फिर आप क्या करते, फिर जो है सो फिर 49 आ जाता और 21 आ जाता। 7 इंटू 7 इज 49, 3 इंटू 7 इज 21। उसके बाद +12 करते, देन आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते थे। So you can focus on the questions related to age on the D-Day as well. Now let us focus on question number 4. अब यहाँ पर क्या है कि ये ऑर्डर रैंकिंग वाले क्वेश्चंस यूजुअली यूपीएससी सीसेट में पूछे जाते हैं और काफी आसान क्वेश्चंस होते हैं ये भी। तो क्या दिया हुआ है, देयर आर 6 पर्सन्स P, Q, R, S, T and U each having a different weight. So सबका क्या है, डिफरेंट वेट है। If you look at the first line, क्या दिया हुआ है, P is lighter than only 1%. What is the exact meaning of that sentence? कि P से ज्यादा वेट सिर्फ 1% का है। P is lighter than only 1%. Focus on this part. Lighter than only 1%. There are 6 persons. तो आप ऐसे सोचो, there are 6 persons, right? 3 3 6. So basically आप इन्हें इंक्रीज इन ऑर्डर में कर रहे हो। अब आप जरा लॉजिकली सोचो, P से ज्यादा बस 1% का वेट है, P सिर्फ 1% से लाइट है। तो व्हाट डज इट मीन, P यहाँ होगा, P से ज्यादा बस 1% होगा, ओके। अब आपको क्या दिया हुआ है, R इज हैवियर देन U। तो R इज हैवियर देन U बट लाइटर देन S, और R क्या है, S से लाइटर है। आपको ये नहीं पता है यहाँ पर कि U और R के बीच में कोई है या नहीं है, या R और S के बीच में कोई है या नहीं है। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया, बस इतना दिया हुआ है, R इज हैवियर देन U बट लाइटर देन S। सो आप इसे मैथमेटिकली इस वे में प्रेजेंट कर सकते हो। अब आप यदि फर्दर पढ़ो तो आपको क्या दिया हुआ है, T इज हैवियर देन S। सो बेसिकली T इज हैवियर देन S। सो बेसिकली ऐसा कुछ होगा, U R S T। हमें नहीं पता अभी कि बीच में कोई और आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस एक लॉजिकली हम लोगों ने इसे लिखा है, U से ज्यादा वेट है R का, R से ज्यादा वेट है S का, S से ज्यादा वेट है T का। नाउ इफ यू रीड फर्दर, आपको क्या दिया हुआ है, U इज नॉट द लाइटेस्ट अमॉन्ग देम। अब यदि ये दिया हुआ है कि U जो है सो लाइटेस्ट नहीं है, व्हाट डज इट मीन, कि U की वेट सबसे कम नहीं है। अब यदि U की वेट सबसे कम नहीं है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आप कभी भी U को इस प्लेस पे नहीं रख सकते, क्योंकि U को यदि आप इस प्लेस पे रख दोगे, व्हाट डज इट मीन, कि आपने ये कर दिया कि U की वेट सबसे कम है, U लाइटेस्ट है, लेकिन मेंशन है U इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन। तो बेसिकली U को आप यहाँ तो नहीं रख सकते, इसके अलावा बाकी जगह रखने का ट्राई कर सकते हो। आप यदि और लॉजिकली ऑब्जर्व करोगे तो देखो U से ज्यादा R, S और T का है, ठीक है। तो बेसिकली एक ही प्लेस बचता है जहां पर आप U को जो है सो रख सकते हो। आप सोचो कैसे, दिस इज U, दिस इज R, दिस इज S, दिस इज T, बस एक ही प्लेस बच रहा है, आप U को यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि लाइटेस्ट वाले पे नहीं रख सकते। आप यदि ये सोच रहे हो कि U को यहाँ रख देता हूँ मैं, नहीं रख सकते आप। U को यदि यहाँ रखोगे तो R को यहाँ रखोगे, S को यहाँ रखोगे, T को कहाँ रखोगे, राइट।
यदि आप u को यहाँ रखोगे तो r को यहाँ रख दोगे, s और t कहाँ रहेगा? तो द ओनली पॉसिबल प्लेस फॉर u इज दिस वन, राइट? सो u, r, s एंड t। तो ऑब्वियस है कि इस प्लेस पे कौन सा पर्सन आ जाएगा? p, q, r, s, t, u है, सो ऑब्वियस है इस प्लेस पे q आ जाएगा। बट जरूरी नहीं होता है कई बार कि ये भी फाइंड आउट करो उस प्लेस पे कौन रहेगा, बट आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक ही तो नाम है जो बच रहा है, दैट इज q। सो q will have to be the lightest person among these 6 persons। Now let us focus on the question। क्या दिया हुआ है? द पर्सन हु इज द थर्ड लाइटेस्ट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। थर्ड लाइटेस्ट मीन्स जो है सो वेट में जब आप लोएस्ट में सोचोगे तो थर्ड वन, राइट? तो ये तो सबसे कम वेट वाला है, फिर उसके बाद दिस वन, फिर उसके बाद दिस वन। तो बेसिकली द पर्सन हु इज द थर्ड लाइटेस्ट उसकी वेट है 62 kg, ठीक है? सो आर की वेट क्या है? 62 kg है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ पर्सन क्यू। अब ठीक है, यहाँ पर आप एग्जैक्ट वेट नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि और आपको क्या ही डेटा दिया हुआ है, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आर की जो वेट है वो यू से ज़्यादा है और यू की जो वेट है वो क्यू से ज़्यादा है। तो व्हाट डज इट मीन? आर की वेट क्यू और यू से ज़्यादा ही है। तो और आपको क्यू का वेट फाइंड आउट करना है। तो व्हाट डज इट मीन? क्यू की वेट आर से कम ही होगी। तो इफ़ यू लुक एट दीज ऑप्शंस, अब देखो यदि Q 71 kg हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बिकॉज R की वेट Q से ज़्यादा होनी चाहिए। Q 69 kg हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि R की वेट Q से ज़्यादा होनी चाहिए। Q यदि 69 हो जाएगा फिर तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। Q क्या 55 kg हो सकता है क्या? हो सकता है। Q 64 kg हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। Q 64 हो गया तो फिर तो R से ज़्यादा हो गया। तो व्हाट डज इट मीन? ऑप्शन डी इज डिस्कार्डेड। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। तो जब भी आप ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले क्वेश्चन से डील करो, आई विल सजेस्ट यू कि जो भी दिया हुआ है उसे आप थोड़ा सा नीट वे में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करो, राइट? देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यदि आप वो नीटली प्रेजेंट कर लेते हो यू विल बी एबल टू सॉल्व जो डेटा आपको दिया हुआ है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप के क्वेश्चंस भी यूपीएससी सी सेट में आपको देखने को मिल सकते हैं यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे तो, राइट? यदि आपने कभी सॉल्व किया होगा तो। और आगे भी यूपीएससी सी सेट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है? ए स्टूडेंट इंटेंडेड टू मल्टीप्लाई सर्टेन वैल्यू बाय 4/5 बट एक्सीडेंटली यूज्ड 5/4 इंस्टेड। बाय व्हाट परसेंटेज डिड द रिजल्ट डेविएट फ्रॉम द करेक्ट वैल्यू? अब देखो, आपको आंसर परसेंटेज में बताना है और आपको क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट को मल्टीप्लाई तो करना था 4/5 से, बट उसने एक्सीडेंटली किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5/4 से। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो और देखो कोई एग्जैक्ट वैल्यू सब नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड हैव टोल्ड यू ए नंबर ऑफ टाइम्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन अज्यूम दैट नंबर एज 100, कि वो जो नंबर है, राइट, अब ये जो सर्टेन वैल्यू है ये 100 है, इसे आप अज्यूम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आंसर भी आपको परसेंटेज में बताना है। अब सोचो यदि ये जो सर्टेन वैल्यू यदि 100 है, 100 हम क्यों मानते हैं? थोड़ा सा आसान होता है कैलकुलेशन करना व्हेन इट कम्स टू डील विद 100, राइट? तो 100 को मल्टीप्लाई किससे करना था? 4/5 से करना था। यदि आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 4/5 से तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 20, 20 इंटू 4 इज 80। तो मल्टीप्लाई करना था 4/5 से। यदि 4/5 से मल्टीप्लाई करता वो स्टूडेंट तो उससे 80 मिलता, लेकिन उसने एक्सीडेंटली क्या कर दिया था? उसने एक्सीडेंटली 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो उसने यदि एक्सीडेंटली 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब देखो क्या चेंजेज आ जाएगा? 25 इंटू 5 125। आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि यदि 5/4 से उसने एक्सीडेंटली गलती से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू क्या मिल गया? 125 आ गया नया वैल्यू। तो ऑब्वियस है ये डेविएट तो हो गया, कहाँ उसे 80 मिलना चाहिए था, कहाँ उसे 125 मिल गया। तो आपको बताना है कि ये जो वैल्यू चेंज हुआ, जो उसे मिलना था, जो 80 के बदले उसे 125 मिला, 80 क्या है? 80 ही तो करेक्ट वैल्यू है, राइट? 80 ही तो करेक्ट वैल्यू है, लेकिन उसे क्या मिला? उसे मिला 125। तो आपको ये बताना है कि ये जो कितने परसेंटेज का डेविएशन आ गया। तो आपको लैंग्वेज से नहीं परेशान होना है, बस आपको ये बताना है कितना परसेंट चेंज आ गया, राइट? तो बेसिकली आप देखो कितने का चेंज आया है? 45 का चेंज आया है। मैंने आपको बताया है परसेंटेज चेंज हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, डेविएशन हो, बस आपको डिफरेंस को देखना। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज ऑफ 45। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है आपका 45 का। मैंने बताया वो जो भी डिफरेंस होगा उसे आप नंबरेटर में रख सकते हो, राइट? परसेंटेज में आपको आंसर करना है,
तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ही। उसके बाद आप देखो आपको किससे कंपेयर करना है, आपको यही तो बताना है कि 125 80 से कितना परसेंटेज डेविएट हो गया। जैसे आप याद करो परसेंटेज मोर देन, परसेंटेज लेस देन, तो देन के बाद वाला जो वर्ड होता है या जो नंबर होता है उसी से आपको कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर 80 से आपको कंपेयर करना है कि 80 से कितना परसेंटेज का डेविएशन हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आएगा आपके डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली 45/80 इंटू 100, तो 20 इंटू 4 एंड 20 इंटू 5, सॉरी मैंने 20 इंटू 5 एंड 20 इंटू 4, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा 45 इंटू 5 इज 225 डिवाइडेड बाय 4, राइट। सो इफ यू ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, ये आ जाएगा आपका 56.25%। या सपोज आप इस टाइप के डिवीजन में यदि आप बहुत अच्छे खुद को नहीं कंसीडर करते हो तो आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि ये 45/4 इंटू 5 है। 45 को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 11.25 इंटू 5, और इसे यदि आप सॉल्व करने जाओगे तब भी आपको 56.25 ही मिलेगा। तो द आंसर इज ऑप्शन बी। तो परसेंटेज चेंज हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, डेविएशन हो, नंबरेटर में हमेशा उस गैप को आपको रखना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जिस वैल्यू से आपको कंपेयर करना है, देन के बाद जो वर्ड आए या जो नंबर आए उसे आपको डिनोमिनेटर में रखना है, दैट विल बी योर आंसर। दूसरी बात कि जब भी क्वेश्चन में कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया हुआ हो तो देयर आर वेरी गुड चांसेस, यदि आप 100 एज्यूम करते हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द राइट वे। Now let us focus on a boat covers a fixed stretch of river in twice the time when going upstream compared to downstream. If boat's speed in still water is 36 km per hour, what is the speed of the current? I have told you कि बोट की स्टिल वाटर में स्पीड को क्या माना जाता है, यूजुअली यू ही मानते हैं हम सब, राइट। करंट की स्पीड को क्या माना जाता है, वी माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बोट का एग्जैक्ट स्पीड। ऑब्वियस है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, करंट सपोर्ट करता है बोट, तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम में u प्लस वी हो जाता है, राइट। ऑब्वियस है ये आप किलोमीटर पर आवर में अज्यूम कर रहे हो, तो किलोमीटर पर आवर। वहीं पर अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम पर सिंपली u माइनस वी होता है। आई होप कि आपको ये पता हो, राइट। तो अप स्ट्रीम में जो है सो बोट को करंट के अगेंस्ट जाना होता है, या आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो, एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस कि शायद आपको याद भी होगा u प्लस वी एंड u माइनस वी। नाउ लेट अस फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, ए बोट कवर्स ए फिक्स्ड स्ट्रेच ऑफ रिवर इन ट्वाइस द टाइम व्हेन गोइंग अप स्ट्रीम कंपेयर टू द डाउन स्ट्रीम। अब जरा सोचो, यदि केयरफुली पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो क्या दिया हुआ है कि एक डिस्टेंस को बोट को अप स्ट्रीम ट्रेवल करने में ट्वाइस टाइम लगता है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, ट्वाइस टाइम लगता है। बेसिकली क्या यहाँ पर कहा जा रहा है आपका, यदि सपोज टाइम डबल हो जा रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि अप स्ट्रीम में स्पीड आधा है, स्पीड हाफ है डाउन स्ट्रीम का, राइट। आप ऐसे करके सोचो, यदि मैं ये कहूँ कि डाउन स्ट्रीम में बोट को किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 1 आवर लग रहा है और अप स्ट्रीम में 2 आवर्स लग रहा है, डिस्टेंस सेम है। सो बेसिकली क्या है कि अप स्ट्रीम में स्पीड आधा है तभी उसे डबल टाइम लग रहा है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि डाउन स्ट्रीम में नेट स्पीड जो है अप स्ट्रीम का ट्वाइस है तभी वो ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आपको देखो आपको u का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू आपके लिए क्या है 36 है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो अप स्ट्रीम का ट्वाइस है, राइट। सो बेसिकली अब डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है u प्लस 36, राइट। अप स्ट्रीम में क्या स्पीड है, अप स्ट्रीम में स्पीड है u माइनस 36। अप स्ट्रीम में डबल टाइम लग रहा है, मीन्स डाउन स्ट्रीम वाला जो स्पीड है ट्वाइस है अप स्ट्रीम का। तो क्या करना होगा आपको, यदि आप अप स्ट्रीम को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यदि आप अप स्ट्रीम को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तो ये इक्वल हो पाएगा। यदि आप इस वे में नहीं समझ पाते हो तो ऐसे आई होप कि आप समझ जाओगे u प्लस 36 डिवाइडेड बाई u माइनस 36 इक्वल टू 2/1, राइट। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ट्वाइस है अप स्ट्रीम से, राइट। So if you try to solve it, this is u plus 36 equal to 2u minus 36, right? Okay. So basically if you try to solve it, okay, I guess हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया ना, u plus v, u minus v नहीं, तो 2 into u minus 36, क्योंकि इसे आप क्या करोगे, अच्छा ओ u plus मैंने सॉरी ये यहाँ पर उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, u की वैल्यू 36 थी ना, u की वैल्यू 36 थी, v की वैल्यू 36 नहीं थी। तो बेसिकली
u की वैल्यू 36 है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 प्लस v हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 36 माइनस v हो जाएगा। तो 36 प्लस v इक्वल टू 2 इंटू 36 माइनस v। यू शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स ऑन द डी डे, राइट, क्योंकि वहाँ पर तो अपने पास टाइम भी नहीं होता है दोबारा चेक करने के लिए यूजुअली। तो 36 प्लस v इक्वल टू 2 इंटू 36 माइनस v, राइट। यहाँ पर भी से आप कर सकते हो चेंज, दिस इज 36 प्लस v डिवाइडेड बाय 36 माइनस v इक्वल टू 2/1, राइट। So basically 36 plus v equal to 76, 2 minus 2v, so this will be equal to 3v, v plus 2v will be equal to 3v, so 72 minus 36 that is equal to 36, so v का वैल्यू क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3 that is equal to 12। देखो आपके वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में है, सो आंसर भी आपका किलोमीटर पर आवर में होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा व्हेन यू हैव टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, you have to be careful while dealing with किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, क्या दिया हुआ है किसमें आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन इट कम्स टू नंबर सिस्टम, एक फार्मूला है जो काफ़ी पॉपुलर है एंड आई गेस कि आप सबको याद होगा, और वो फार्मूला बस 2 ही नंबर्स के लिए वैलिड है। व्हाट इज दैट फार्मूला? दैट फार्मूला इज HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या होता है HCF, राइट, एंड देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM। तो आपको HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, एक नंबर बताया हुआ है कि दैट नंबर इज 72 एंड यू हैव टू फाइंड अनदर नंबर, राइट, यू हैव टू फाइंड द अदर इंटीजर। तो बेसिकली HCF क्या है आपका, HCF है 6, LCM क्या है आपका, LCM है 840, आपका 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है 72 एंड यू हैव टू फाइंड अनदर नंबर, यू हैव टू फाइंड अनदर नंबर, राइट। तो बेसिकली आप देख सकते हो 6 इंटू 1 एंड 6 इंटू 12, देन ऑब्वियसली 12 इंटू 70। तो आपका सेकेंड नंबर क्या है, अनदर नंबर, या यहाँ पर जो इंटीजर दिया हुआ है वो क्या है, दैट इज 70। तो द आंसर इज 70। इसे आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए। बट एक और चीज़, दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स, डोंट ट्राई टू अप्लाई इट फॉर 3 नंबर्स, उसमें ये वैलिड नहीं है। और ये बहुत आसान है, यूजुअली इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। नाउ इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, ये जो कोडिंग से रिलेटेड जो आपका ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं वो भी यूजुअली पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो यू शुड, इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू शुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी कि चलो अब तो 8 क्वेश्चन बटा मैं क्विकली आंसर कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर सारे साइन का मीनिंग दिया हुआ है कि ए एट द रेट बी मीन्स क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए हैज बी मीन्स क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ऐसे करके आपको मीनिंग दिए हुए। आपका अल्टीमेट एम क्या है, आपका अल्टीमेट एम है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स आर इज द मदर इन लॉ ऑफ टी। ओके, ये है आपका एम। अब जरा देखो आप, आर इज द मदर इन लॉ ऑफ टी, एक चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए, इफ आर इज द मदर इन लॉ ऑफ टी, व्हाट डज इट मीन, आर इज ए फीमेल, तभी तो मदर इन लॉ हो पाएगी, राइट। तो आर इज ए फीमेल, और आर किसकी मदर इन लॉ है, आर मदर इन लॉ है टी की। हमें टी का जेंडर नहीं पता, राइट, लेकिन ये पता है कि आर तो एक फीमेल है पट्रा, राइट। So let us look at these options. If you look at option A says r at the rate s. What is the meaning of r at the rate s? r at the rate s means r is the father of s. लेकिन r तो फीमेल है, यूजुअली हम लोग माइनस साइन से फीमेल को दिखाते हैं, आप भी यूजुअली माइनस से ही दिखाते होंगे, r इज फीमेल। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r at the rate s? r at the rate s means r is the father of s. लेकिन r तो फीमेल है, सो ऑप्शन इज को तब आपको फर्दर चेक ही नहीं करना है। What about option B? R percentage S. Yeah, R percentage S means R is the mother of S. We don't know the gender of S till this point, right? But what about next part? S and T. अब आपको क्या दिया हुआ है, S and T का क्या मतलब है, S is the husband of T. So if S is the husband of T, what does it mean? S is a male and T is a female. T is a female. So आप देख सकते हो S and T are married couple. So basically हाँ, R is the mother-in-law of T. Because T is married to the son of R, T is married to the child of R. So option B is correct, right?
अब आपको यदि ऑप्शन बी आपको आंसर मिल चुका है तो सी डी आप क्यों ही चेक करोगे? वैसे यदि आप लॉजिकली सोचो, आप मेरे को बताओ, क्या आपको सी को चेक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए चेक। क्यों? अब देखो, आर का तो कभी आपको इसमें जेंडर ही नहीं पता चलेगा। एस परसेंटेज आर का क्या मीनिंग है? एस इज द मदर ऑफ आर। तो कभी भी आप आर के बारे में और कुछ फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, आर कौन है, क्या है, राइट? बस आपको इतना पता है, एस इज द मदर ऑफ आर। तो आपको ऑप्शन सी के बारे में कभी चेक करना ही नहीं चाहिए, राइट? यदि सपोज ऑप्शन सी पहले होता तब भी आपको नहीं चेक करना चाहिए। उसके बाद इफ यू लुक एट ऑप्शन डी, आर एंड टी, आर इज द हस्बैंड ऑफ टी, आर को तो फीमेल होना है, सो डी इज एलिमिनेटेड। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ये क्वेश्चन जो है मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड है और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, तो यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली एग्जामिनेशन में। तो क्या दिया हुआ है? ए वेसल वी कंटेन्स 40 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। तो देयर इज ए वेसल वी, वेसल वी में 40 लीटर्स है मिक्सचर, कौन से लिक्विड्स का? ए और बी का। ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है आपको? 3:1 दिया हुआ है। ए और बी का रेशियो क्या है? 3:1 है। तो क्या आप ए का क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो? कर सकते हो। ए का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। ए के लिए क्या है? 3 है। सोचो आप लॉजिकली कि जब ए 3 है, बी 1 है, राइट? बी 1 है तो ए 3 है, टोटल 4 है तो ए कितना है? 3 है। टोटल 4 है, ए कितना है? 3 है। तो 3 डिवाइडेड बाय 4, आउट ऑफ 4 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 4, और टोटल क्या है? 40 है। तो बेसिकली दिस इज 30। आप सिमिलरली बी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, या फिर आप चाहो तो ये भी फॉलो कर सकते हो। अगेन बी के लिए क्या है? 1 है, तो 1/4 इंटू 40 दैट इज 10। या सपोज यदि आप थोड़े से कैलकुलेशन में अच्छे हो तो आप इजीली समझ सकते हो, 30 एंड 10 हो जाएगा बी का, आपको ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा, राइट? सो ए इज 30 एंड बी इज 10। ओके, नाउ इफ यू रीड फर्दर, आपको दिया हुआ है एक अनदर वेसल आर के बारे में, जिसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आर कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ ए बी एंड सी इन द रेशियो 1:2:3। तो आर में क्या है? ए बी सी का मिक्सचर है और उसका रेशियो क्या है? 1:2:3 है। ओके, फिर आपको क्या दिया हुआ है कि आप बी और आर वेसल को मिक्स कर देते हो, बोथ मिक्सचर्स आर poured इनटू ए थर्ड वेसल। एक तीसरे वेसल में आप उसे रख देते हो, और उसमें क्या होता है? इन वेसल एस द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी exceeds the quantity of liquid A by 20 liter, and in that case you have to answer कि what is the capacity of vessel R। क्या इसे आप इस वे में लिख सकते हो? x डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई 3x, आप कुछ भी मान सकते थे, y डिवाइडेड बाई 2y डिवाइडेड बाई 3y। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ax है, b 2x है, c 3x है। तो इफ आई आस्क यू इन वेसल A, इन वेसल S, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ A? क्वांटिटी ऑफ A V में तो 30 था, लेकिन R में क्या है? X है। तो सो बेसिकली A का अमाउंट कितना है? A का क्वांटिटी कितना है? 30 प्लस X लीटर से। व्हाट अबाउट B? यदि मैं ये पूछूं कि वेसल S में B का क्वांटिटी कितना है? R में कितना था? 10 था, राइट? सॉरी, V में कितना था? 10 था, R में कितना है? 2x है, तो 10 प्लस 2x, राइट? 30 प्लस x एंड 10 प्लस 2x, राइट? अब आप C के बारे में नहीं सोचो, वैसे आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो। C कितना होगा? 3x होगा, क्योंकि वेसल V में तो C है ही नहीं, जो भी है वो R में ही है। लेकिन आपको एक सेंटेंस और भी दिया हुआ है, इन वेसल S द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड B एक्सीड्स द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A by 20 लीटर। तो व्हाट डज इट मीन? ये जो B की क्वांटिटी है वो A से 20 लीटर ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या, यदि मैं A में 20 ऐड कर दूँ तो वो इक्वल हो जाएगा दोनों वैल्यू। तो बेसिकली 10 प्लस 2x इक्वल टू 30 प्लस x प्लस 20। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, ये तो लीनियर इक्वेशन है x में, तो दिस इज 2x माइनस एक्स, 30 प्लस 20 इज 50, 50 माइनस 10 इज 40। तो बेसिकली x इक्वल टू 40, x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? 40 आ चुकी है, x की वैल्यू 40 आ चुकी है, और आपको बताना है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द वेसल R। आपका अल्टीमेट एम क्या है? R का कैपेसिटी बताना है, दैट इज योर अल्टीमेट एम। R का कैपेसिटी कैसे बताओगे आप? R का कैपेसिटी क्या होगा? x प्लस 2x प्लस 3x, दैट इज 6x। R में तो सब है, A B C सब है, सो x प्लस 2x प्लस 3x, so 6x। Do you know the value of x? That is 40, so 6 into 40, so basically 240 liters।
आप इस क्वेश्चन में थोड़े बहुत शॉर्टकट्स भी अप्लाई कर सकते थे टू फाइंड द आंसर क्विकली, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस दो शॉर्टकट्स। तो इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आई बिलीव कि सीसेट में बस आपको क्वालिफाइंग स्कोर लाना होता है, पहला एम तो आपका यही होता है, उसके बाद आप जो भी करना चाहो। तो आई बिलीव कि बहुत सारे शॉर्टकट सीखने से कई बार हम भूल जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा अप्रोच आपको लगाना चाहिए। तो यदि आपका बेसिक्स अच्छा है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन स्किल्स अच्छा है, तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू अरिथमेटिक एट लीस्ट। So the answer is 240. Now let us focus on question number 10. यहाँ पर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर से यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी सीसेट में। तो आपको बताना है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 10 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 7। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में एक सबसे नॉर्मल अप्रोच क्या होता है कि आप 10 टू द पावर 1 से शुरू करो। 10 टू द पावर 1 से शुरू करोगे आप, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इफ यू डिवाइड 10 बाय 7, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 3, राइट? नाउ व्हाट अबाउट 10 टू द पावर 2? यदि आप 10 टू द पावर 2 को डिवाइड करोगे 7 से, तो बेसिकली दिस इज 10 इंटू 10 बाई 7। अब मेरे को बताओ 10 को 7 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा था? 3 आ रहा था, राइट? 3 आ रहा था। तो बेसिकली आप ऐसे करके सोच सकते हो 3 इंटू 3 बाई 7। तो बेसिकली 9 को यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो उस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। एक चीज आप और कर सकते थे, ये सब लिखने के बजाय यदि एक बार आपको रिमाइंडर 3 मिल गया, आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि नेक्स्ट केस में 3 इंटू 3 करेंगे और उसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 9 बाई 7, सो रिमाइंडर इज 2। ओके, तो बेसिकली जब आप 10 टू द पावर 3 पे जाओगे तो अगेन आप चाहो तो इस स्टेप से लिख सकते हो 10 इंटू 10 बाई 7, सो बेसिकली 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 7, राइट? सो क्या आ जाएगा? ये 27 आ जाएगा, 27 बाई 7। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 7 इंटू 3 इज 21, सो 6 आ जाएगा। या आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, आगे से हम लोग वही करेंगे। 2 आया हुआ है आपको, 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आगे 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 इंटू 3 इज 6, 6 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 6 ही आएगा आपका। रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 6 ही आएगा। ठीक है, अब यदि आप 10 टू द पावर 4 को देखो, क्यों अभी हम लोग ये करते जा रहे हैं? अपना अल्टीमेट एम है कि कभी रिमाइंडर 1 आए ताकि हम एक पैटर्न को फाइंड आउट कर सके, और 1 आ जाता है यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अब देखो 10 टू द पावर 4 बाई 7 है। अब ये 3 इंटू 3 बार बार नहीं करो, आप 6 है आपके पास में, डायरेक्ट 6 इंटू 2 करो। 6 इंटू 2 बाई 7 दैट इज 12 बाई 7। क्या आ जाएगा? इफ यू डिवाइड 12 बाई 7, रिमाइंडर विल बी 5। व्हाट अबाउट 10 टू द पावर 5 बाई 7? अगेन आपके पास रिमाइंडर 5 है। अब देखो 5 इंटू, ओके यहाँ पर 6 इंटू 3 करना था ना, 6 इंटू 3 इज 18, तो 18 बाई 7, तो रिमाइंडर विल बी 4, सॉरी रिमाइंडर विल बी 4। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या है आपका 4 है, तो 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 बाई 7 दैट इज 12 बाई 7। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? रिमाइंडर आ जाएगा आपका 5। रिमाइंडर यहाँ से आपका 5 निकल के आ जाएगा। अब जरा देखो आप 10 टू द पावर 6 करोगे और इस 5 को अब आप फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, सो बेसिकली 15 बाई 7। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो आपको क्या है, आपको मिल चुका है रिमाइंडर 1। अब यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल चुका है। अब देखो क्या पैटर्न है आपका। 10 टू द पावर 1 में क्या रिमाइंडर मिलता है? 3। 10 टू द पावर 2 में क्या रिमाइंडर मिलता है? 2। 10 टू द पावर 3 में 6। 10 टू द पावर 4 में 4। 10 टू द पावर 5 में 5। 10 टू द पावर 6 में 1। तो बेसिकली यदि मैं आपसे ये पूछूं 10 टू द पावर 7 में क्या मिलता रिमाइंडर, आप क्या करते? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते, राइट? सो बेसिकली क्या आ जाता? 3 ही मिलता आपको रिमाइंडर। 3 बाई 7 करोगे 3 ही मिलेगा। तो बेसिकली 10 टू द पावर 7 में भी आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 10 टू द पावर 8 में 2 मिलेगा एंड सो ऑन। तो आपको पता समझ में आ रहा होगा ये 6 का जो यहाँ पर साइक्लिसिटी सब निकल करके आ रहा है, राइट? मीन्स 10 टू द पावर 12 यदि मैं करूँगा तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर आपको 1 ही मिलेगा। 10 टू द पावर 12 में क्या मिलेगा? रिमाइंडर 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? 10 टू द पावर 100 है, राइट? 6 के देख सकते हो, 10 टू द पावर 6 के बाद पावर रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली ऐसे करते जाओगे आप तो आप इजीली देख सकते हो। आपको करना क्या होता है इस केस में, इस 100 को जो पावर 100 है उसे आप 6 से डिवाइड कर दोगे। 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 4, राइट? अब देख सकते हो 6 इंटू 16, सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। फिर आपको देखना क्या होता है, ये जो रिमाइंडर 4 है 10 टू द पावर 4 में क्या रिमाइंडर आएगा? 10 टू द पावर 4 में रिमाइंडर आएगा 4।
So the answer is 4. So option C is the correct answer. तो अल्टीमेटली क्या है कि जो मैंने बताया था कि पहला रिमाइंडर 3 मिला है आपको, 3 इंटू 3 करो, जो रिमाइंडर आया वो लिखो, 2 आ गया। देन 2 इंटू 3 कर दो आप डायरेक्ट, 6 आ जाएगा, 6/7 में 6 रिमाइंडर आएगा, 6 इंटू 3 में 18 आ जाएगा, सो 18/7 रिमाइंडर 4, देन 4 इंटू 3 रिमाइंडर 5, 5 इंटू 3 रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे जैसे ही रिमाइंडर 1 मिल गया अब तो रिपीट ही होने वाला है, 3 आ गया, देख सकते हो आप, अब आपका रिपीट हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 6 का यहाँ पर बन रहा है, तो जो पावर है उसे 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4 आएगा। आपको फिर चेक करना है कि ओके 10 टू द पावर 4 में क्या रिमाइंडर है, 4 है, तो द आंसर विल बी 4। तो रिमाइंडर्स पर मैंने पहले कुछ लेक्चर्स ले रखे हैं और आई बिलीव यदि आप रिमाइंडर्स के उन 1-2-3 लेक्चर्स को देखते हो तो उसके बाद रिमाइंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचने वाला है। So if you want to solve this kind of interesting questions for your UPSC CSAT exam, you should definitely follow our lectures.